गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, तो देखो व्हीटस्टोन सेतु क्या है कि इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था CF व्हीटस्टोन। उसने एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो इस वैज्ञानिक ने क्या किया, 1842 में इसने 4 प्रतिरोध लिए, एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी और एक कुंजी लेकर एक चतुर्भुज के आकार का विशेष परिपथ बनाया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। इस व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। यानी इसमें 4 प्रतिरोध लेंगे जिसमें से 3 प्रतिरोध है वो ज्ञात होंगे, यानी उनका मान हमें पता होगा, और उससे चौथे प्रतिरोध का हम मान निकालेंगे। तो इसमें एक प्रतिबंध आएगा, एक कंडीशन आएगी, उस कंडीशन को अप्लाई करके हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो व्हीटस्टोन से तो सिंपल सी चीज़ क्या है कि 4 प्रतिरोध और एक धारामापी को मिलाकर चतुर्भुज के आकार का बना एक ऐसा परिपथ जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। देखो है कैसा परिपथ ये, एक चतुर्भुज के आकार के 4 प्रतिरोध हैं, P, Q, R और S। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D, ये 4 बिंदु नाम दे दिए। अब देखो जो A और C बिंदु है इनके बीच में एक बैटरी लगी होती है E वोल्ट की, और उसके साथ एक कुंजी लगी होती है। इस कुंजी को नाम देते हैं K1। इसके साथ ही ये तो A और C के बीच में लगे होते हैं, एक बैटरी और एक कुंजी। B और D के बीच में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर G और एक कुंजी K2 लगी होती है, कुंजी K2, और ये इस D बिंदु से कनेक्ट होता है। तो धारामापी क्या है, धारामापी एक उपकरण है जिसकी सहायता से धारा का संसूचन किया जाता है। यानी परिपथ में ये पता किया जाता है कि धारा है या नहीं है, या धारा की दिशा क्या है। जैसे एमीटर आपने देखा हो घरों में लगा होता है, वोल्ट मीटर वोल्ट तक मापता है, एमीटर धारा का मान बताता है। इसी प्रकार जो गैल्वेनोमीटर है धारा मापी, ये धारा का संसूचन करता है, दिशा बताता है, धारा की उपस्थिति और दिशा का। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में इसको, धारा मापी को। तो ये देखो व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें P, Q और R, P, Q और R ये तो है ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध, प्रतिरोध, और जो S है वो है अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध। तो हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। अभी एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले की सहायता से इस अज्ञात प्रतिरोध का हम मान ज्ञात करें। तो देखो काम कैसे करता है, परिपथ हो गया, ध्यान रखना है। P, Q और S 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ दिया। इसमें एक भुजा B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2, और A और C के बीच में एक सेल और कुंजी K1 को जोड़ दिया। जैसे देखो कुंजी K1 को हम लगाएंगे, परिपथ में धारा बहेगी, धारा बहेगी तो हम मान लेते हैं यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा। यहाँ देखो ये संधि आ गई, एक संधि पे 2 शाखाएँ आ रही है, 2 शाखाएँ, तो धारा दोनों में अलग अलग होगी क्योंकि दोनों प्रतिरोध अलग अलग है। इसमें धारा मान लेते हैं I1 है और नीचे धारा मान लेते हैं I2 है। अब जैसे देखो इस बिंदु पे जब धारा आएगी, इस बिंदु पे, तो फिर धारा 2 भागों में बटेगी क्योंकि यहाँ से 2 भाग है। तो जो गैल्वेनोमीटर में धारा है ना उसको हम लेते हैं IG, और इधर जो धारा जाएगी उसको ले लेते हैं I3। और ऐसे इधर देखो 2 भागों में, लेकिन एक IG ऊपर से आ रही है तो I2 इधर से और IG ऊपर से, इधर I2 प्लस IG जाएगी जिसको हम नाम देते हैं I4। यानी चारों प्रतिरोधों में 4 अलग अलग धाराएं ले लेते हैं, I1, I2, I3 और I4। 4 प्रतिरोध हो गए P, Q, R, S। तो ये हमने धारा इनमें डिवाइड कर दी। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही यहाँ से धारा जाएगी इसमें क्या करते हैं, पहले कुंजी K1 को लगाते हैं, धारा प्रवाहित होती है, उसके बाद कुंजी K2 को लगा देते हैं। धारा जैसे ये बिंदु पे जाएगी, यहाँ पे 2 रास्ते आ रहे हैं, दोनों रास्तों में धारा अलग अलग, दोनों प्रतिरोध अलग अलग है, तो धारा का मान भी अलग अलग होगा। P में हमने मान लिया I1 धारा जा रही है और R में मान लिया I2 धारा जा रही है। जैसे B बिंदु पे जाएगी तो फिर 2 रास्ते आगे,
गैल्वेनोमीटर में जब भी हम धारा लेंगे तो IG लगा देंगे। जी का मतलब गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी में धारा जा रही है। इधर Q में धारा जा रही है I3, ये दोनों इस D पॉइंट पे आके मिलेंगे। यहाँ से S में धारा जा रही है I4, तो जो I4 का मान है वो IG प्लस I2 के बराबर होगा। संधि नियम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब होगा क्या कि B और D बिंदुओं का विभव अलग अलग रहता है, यानी यहाँ पे जो IG धारा है, तो जैसे यहाँ पे धारा B बिंदु पे विभव हम देखें, D बिंदु पे विभव देखें, तो प्रतिरोध अलग अलग होने से इन दोनों के मध्य A और B के मध्य और A और D के मध्य भी विभवांतर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यानी यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। यदि हम VB पे विभव VD से अधिक माने तो धारा है वो नीचे की ओर बहेगी। यानी पहली कंडीशन क्या होगी, यदि VB ग्रेटर देन VD हो तब। देखो VB का विभव यदि VD से अधिक, इसमें ये भी हो सकता था धारा ऊपर भी जा सकती है नीचे भी, लेकिन ऊपर का विभव यदि नीचे से अधिक होगा तो अधिक विभव से कम विभव की ओर। हमने कंडीशन ले ली कि V पे विभव ज़्यादा है, VD पे विभव कम है, तो धारा ऊपर से नीचे हो तब धारा IG B से D की ओर प्रवाहित होगी। सेकंड कंडीशन ले, इससे अपोजिट भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। यदि D पे विभव ज़्यादा हो B से, तो यदि हम मान लें VD ग्रेटर देन VB हो तब। देखो यदि VB का विभव VD का VB से अधिक है तो फिर D से B की ओर धारा जाएगी, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। तो धारा IG D से B की ओर प्रवाहित होगी। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये दो कंडीशन होगी। अब इन प्रतिरोधों का मान इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि B और D पे विभव समान हो जाए। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है व्हीटस्टोन सेतु की। जो व्हीटस्टोन वैज्ञानिक था उसने यही करके दिखाया था कि उसने इन चारों प्रतिरोधों का मान इस प्रकार से परिवर्तित किया कि जैसे हम प्रतिरोध बदलेंगे तो यहाँ का विभव चेंज होगा। तो उसने प्रतिरोधों के मान इस प्रकार से चेंज किए, इस प्रकार से परिवर्तित किए या फिर समायोजित किए कि B और D बिंदुओं पे विभव एक समान हो जाए। यानी तीसरी कंडीशन लेते हैं हम, यदि VD बराबर VB हो तब। यदि VD और VB दोनों का विभव समान हो जाए, या इसको VB बराबर VD लिख लो, VB बराबर VD हो तब। यदि इन दोनों बिंदुओं का विभव समान हो जाए तो विभव समान होने पे विभवांतर होगा 0। इसका मतलब इस बीच वाले सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी धारा मापी में कोई धारा नहीं आएगी। और जब धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी, यानी जो धारा मापी की निडल है, सुई है, वो बीच में रहेगी, 0 पे रहेगी। ये ध्यान रखना है। VB बराबर VD, ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि व्हीटस्टोन ने क्या किया, इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित किया कि VB बराबर VD हो जाए। और VB बराबर VD होगा तो देखो इन बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है A से B के बीच में, हम लिख सकते हैं इसको VB को VA माइनस VB। इन दोनों के मध्य जो विभवांतर होगा वो बराबर होगा VA माइनस VD के। या फिर कह सकते हो या VA में से VB को घटा दो या VA में से VD को घटा दो, इक्वल ही रहेंगे। दोनों जगह सेम जोड़ या घटा सकते हैं। या फिर यहाँ से हम देखो जब यहाँ का विभव समान हो गया, यहाँ का विभव समान ही, A बिंदु तो अकेला है और B और D भी समान है, तो इनके बीच में जो विभवांतर होगा वो ही इनके बीच में विभवांतर होगा। तो VA माइनस VB इक्वल लेना है VA माइनस VD। A का विभव भी समान है, B का भी, D का भी, तो VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD। अब यहाँ ओम का नियम अप्लाई कर सकते हैं हम। VA माइनस VB इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को बता रहा है। इनमें धारा कितनी है, I1, और प्रतिरोध कितना है, P। तो V बराबर क्या होता है, IR। तो VA माइनस VB की जगह मैं लिख सकता हूं I1 इंटू P, क्योंकि ओम के नियम से V बराबर IR अप्लाई हो गया, बराबर VA माइनस VD। यहाँ ओम का नियम अप्लाई करें तो A और D के बीच में विभवांतर VA माइनस VD, इनमें धारा R2 और प्रतिरोध R, तो V बराबर IR अप्लाई हो जाएगा।
तो यहाँ से आ जाएगा I2 इंटू आर, तो V बराबर आई आर, यहाँ भी V बराबर आई आर। इसको समीकरण बना देंगे हम एक, पहली कंडीशन। ऐसे ही देखो यदि हम इधर भी ये कंडीशन अप्लाई करें तो देखो C बिंदु पे विभव और B बिंदु पे विभव सेम रहेगा। इसी प्रकार यदि VB माइनस VC हम करें, VB माइनस VC, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर आएगा। ये अकेला है, इन दोनों का विभव सेम है, तो ये C पे तो सेम ही रहेगा। तो VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC, VD माइनस VC। देखो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ VA माइनस VD और VA माइनस VB किया तो यहाँ भी VC माइनस VB और VC माइनस VD। जैसे ही हम, जैसे बैटरी का प्लस है, बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, तो बैटरी के प्लस से जैसे हम दूर जाते जाएंगे विभव का मान कम होता जाएगा, और बैटरी के माइनस पे हम विभव जीरो लेके चलते हैं, प्लस पे V और माइनस पे जीरो लेके चलते हैं। तो देखो जो नज़दीक प्रतिरोध है, नज़दीक बिंदु है, वहाँ विभव कम रहेगा, तो अधिक में ज़्यादा रहेगा, तो अधिक में से कम को घटाना है। जैसे A बिंदु विभव अधिक है, B पे कम है, तो हमने VA माइनस VB, VA माइनस VD लिया। जैसे B और D और C की तुलना करेंगे तो B और D पे विभव C से अधिक है, इसलिए हम लिखते हैं VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC। और इधर आएंगे कोई यदि बिंदु ले तो उस पर और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ भी हम ओम का नियम अप्लाई करें, B और C के बीच में धारा I3 है, आवेश Q है, तो V बराबर IR यानी I3 इंटू Q बराबर, यहाँ अप्लाई करें तो I4 इंटू S। ये समीकरण 2 हो जाएगी, समीकरण 2। अब हमें इनमें रिलेशन निकालना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को यदि हम भाग देंगे तो आ जाएगा ये I1P अपॉन I3Q बराबर I2R अपॉन I4S। इसको समीकरण 3 बना देते हैं। अब देखो भाग देने बन गया I1P अपॉन I3Q बराबर I2R अपॉन I4S। अब संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं इसमें धारा क्या है, जीरो। संतुलन में IG बराबर क्या है, जीरो। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखना है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में, साम्य अवस्था की स्थिति में B और D में धारा जीरो रहेगी। इसका मतलब देखो यहाँ से I1 जा रही है वो I3 की इक्वल है, इधर तो IG आ ही नहीं रही है, जीरो होगी IG जीरो करेंगे, ये I1 है तो ये भी I1 ही होगी, और ये I2 है तो ये भी I2 ही होगी, क्यों यहाँ कोई धारा ही नहीं, इसको मिटा सकते हैं। तो I1 इधर जा रही है, इसमें I1 ही आएगी, I2 इधर जा रही है, इधर ही I2 आएगी। यानी संतुलन की स्थिति में हम लिख सकते हैं I1 बराबर I3 और I2 बराबर I4। इस कंडीशन को अप्लाई करें तो देखो ये समीकरण क्या हो जाएगा, I1 अपॉन P अपॉन I3 का मान भी I1 लिख देते हैं, Q बराबर I2 अपॉन R अपॉन I2 अपॉन S। यहाँ से I1 से I1 कैंसिल आउट, I2 से I2 कैंसिल। तो ये कंडीशन आ जाती है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध है, P अपॉन Q यानी दिस अपॉन दिस, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यदि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो व्हीटस्टोन में बीच वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ये इसका क्या है, प्रतिबंध, या फिर हम बोले शर्त। ये शर्त, ये कंडीशन, ये हमें ध्यान रखनी है व्हीटस्टोन से। तुम यहाँ से S का मान तुम्हें निकालना है, तो S बराबर क्या आ जाएगा, देखो इधर R का डिवाइड कर दो तो P अपॉन Q, S को इधर लेके जाएंगे तो R अपॉन P इंटू Q, ये आ जाता है S का मान व्हीटस्टोन से। तो ये हो गया व्हीटस्टोन सेतु। अब देखो इस व्हीटस्टोन सेतु को हम किरचॉफ के नियम से भी सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है,
2 नंबर का क्वेश्चन कि व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध प्राप्त करो किसकी सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से। तो किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध हम कैसे प्राप्त करेंगे ये देखते हैं। तो देखो इसमें परिपथ सेम यही रहेगा, हमें केवल चेंज क्या करना है, यहां जो बिंदु है, जो धारा आ रही है, तो I3 बराबर हम कर देंगे यहां पे I1 माइनस IG, और जो I4 का मान है वो हो जाएगा I2 प्लस IG के इक्वल, I2 प्लस IG। व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध हम कर रहे हैं किरचॉफ नियम की सहायता से। किरचॉफ नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, तो देखो I1 धारा इधर जा रही है, IG इधर चली गई, तो I3 का मान किसके बराबर आएगा, I1 में से IG को माइनस कर दे तो I1 माइनस IG। इधर से I2 आ रही है, ऊपर से IG आ रही है, तो इधर I4 का मान क्या हो जाएगा, I2 इधर से आ रही है, IG ऊपर से I2 प्लस IG। अब किरचॉफ के नियम में हमें लूप लेने पड़ते हैं। देखो यहाँ 2 बंद लूप हो गए, ये बंद लूप 1 हो गया और ये बंद लूप 2। इसकी थ्योरी सेम रहेगी वही कि 4 प्रतिरोध लेते हैं, PQR तो ज्ञात प्रतिरोध है, ऐसा ज्ञात प्रतिरोध है। अब हमें ABDA एक तो ये बंद लूप मिल गया और एक BCDB एक बंद लूप ये बन गया। इनमें 2 बार हमें किरचॉफ का नियम लगाना है और उसकी सहायता से ये कंडीशन ज्ञात करनी है, व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध P/Q बराबर R/S ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं बंद लूप ABDA में किरचॉफ नियम से देखो ये लूप है, इसमें एक प्रतिरोध आ रहा है P, एक प्रतिरोध आ रहा है R। जो G है ये भी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, ध्यान रखना, जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है वो G के बराबर है। यहाँ गैल्वेनोमीटर धारा मापी का जो प्रतिरोध है, धारा मापी का प्रतिरोध इसको G के इक्वल मानते हैं, कैपिटल G, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G। तो देखो यहाँ गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, इसमें धारा IG है, तो 3 प्रतिरोध हो गए, एक तो P हो गया इस वाले लूप में, एक G हो गया और एक R हो गया। लेकिन कोई भी बैटरी नहीं है और कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है इस पूरे परिपथ। देखो ABDA ये बंद लूप बन गया, लेकिन इसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई बात नहीं, इक्वल टू 0 आ जाएगा, बैटरी है ही नहीं तो इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यदि हम देखो अप्लाई करें तो यहाँ प्रतिरोध क्या है, P धारा, हमारा लूप जिस तरफ जा रहा है A से B, धारा भी A से B जा रही है, तो प्लस में आ जाएगा PI1। उसके बाद देखो धारा B से D की तरफ हमने मानी है और प्रतिरोध G है, सेम है, तो ये भी प्लस में आ जाएगा G इंटू IG। और यहाँ पे यदि देखेंगे तो I2 धारा देखो नीचे की ओर आ रही है और लूप B से D के बाद D से A जाएगा, D से A जाएगा तो लूप जा रहा है ऊपर की ओर, धारा आ रही है नीचे की ओर, ये हो जाएगा माइनस I2R। और इसमें कोई सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं लगी हुई इस बंद लूप में, तो I2R बराबर 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण। अब दूसरा बंद लूप लेते हैं, बंद लूप BCDB में किरचॉफ नियम से ये दोबारा अप्लाई करें, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का। तो देखो इसमें कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रतिरोध Q, एक आ रहा है प्रतिरोध S और वापिस ऐसे जाएंगे तो G। 3 प्रतिरोध यहाँ आ रहे हैं Q, S और G। सबसे पहले हम जो लूप चल रहा है वो B से C आ रहा है, धारा भी इधर है, तो प्लस में आ जाएगा QI3। उसके बाद में देखो यहाँ I4 धारा ऊपर जा रही है, लूप आएगा C से D, लूप ऐसे चल रहा है हमारा क्लॉकवाइज, और धारा देखो यहाँ I4 ऊपर जा रही है, तो ये माइनस में आएगा माइनस SI4 प्लस तीसरा देखो ये जो लूप जा रहा है D से B जा रहा है और धारा आ रही है नीचे, ये भी माइनस रहेगा GIG, और यहाँ भी कोई सेल नहीं, इक्वल टू 0, ये होगी धारा, समीकरण 2। तो देखो
केवल हमें सिंपल याद रखना है किरचॉफ के नियम जब अप्लाई करेंगे वोल्टता का नियम कि कितने प्रतिरोध और कितने सेल है। इन दोनों लूप में कोई सेल नहीं है तो इक्वल टू 0 आ गया। धारा ध्यान रखने 3 प्रतिरोध है, एक P, एक G, एक R, तीनों में हमें धारा पता है, इधर जा रहे हैं सेम है प्लस में आ गया, सेम है प्लस में आ गया, धारा इधर है, लूप इधर ले रहे हैं हम A B D से A तो ये माइनस में आ गया, इधर ये प्लस आ जाएगा, ये विपरीत है माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यदि हम माने संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में तो संतुलन की स्थिति में होगा क्या, जो Ig का मान है वो 0 होगा। अभी हमने कंडीशन देखी थी कि संतुलन में यानी चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं जिससे बीच वाले सिरे में धारा का मान 0 हो। तो Ig बराबर क्या है 0 और Ig बराबर 0 है, तो इन दोनों समीकरणों में Ig बराबर 0 कर दो, यानी पहला समीकरण आ जाएगा देखो I1P प्लस ये 0 माइनस I2R इक्वल टू 0, ये समीकरण 3 हो गया। और ऐसे ही I3Q माइनस I4S और माइनस 0 बराबर 0, ये समीकरण 4 हो गया। दोनों 2 और समीकरण 1 और 2 में Ig को 0 कर दिया, तो देखो ये दोनों समीकरण बन जाएंगे। अब ये बन जाएगा I1P इक्वल टू यहाँ पे I2R है, I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, ये इसको लिख सकते हैं I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर 5। देखो ये समीकरण था I1P, ये 0 था, इक्वल टू 0 है, तो इस समीकरण को लिखेंगे तो I1P और माइनस I2R इक्वल टू 0, इसका पक्षांतरण करेंगे तो I1P बराबर I2R। ऐसे ही समीकरण में देखें तो देखो I3Q माइनस I4S इक्वल टू 0 है, तो ये बन जाएगा I3Q बराबर I4S। अब यहाँ देखो I3 का मान है वो हम I1 माइनस IG लिख देंगे और I4 का मान है I2 प्लस IG, तो इसको लिखें हम I1 माइनस IG, ये तो I3 का मान आ गया Q बराबर I4 का मान I2 प्लस IG इंटू S। IG का मान 0 का इक्वल है तो ये I1Q बराबर I2S, क्योंकि Ig बराबर क्या है 0, संतुलन की स्थिति चल रही है। इसको समीकरण क्या बना दो 6। अब समीकरण 5 में 6 का भाग दे दो, वो कंडीशन आ जाएगी वापस। तो I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल आउट, I2 से I2 कैंसिल, तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो ये आ जाता है व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध किरचॉफ के नियम की सहायता से। तो ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन सेतु। नेक्स्ट में इसके न्यूमेरिकल देखेंगे और विभव मापी पढ़ेंगे हम। थैंक यू।